योगी राज में कट्टरपंथ की आग भड़काने वालों का इलाज कैसे होता है, बात दुनिया जानती है। बावजूद इसके आजमगढ़ के एक पब्लिक स्कूल को कट्टरपंथ की पाठशाला बनाने की साजिश हुई। इस स्कूल में छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने हंगामा खड़ा किया और अब प्रशासन हरकत में आया और कहा जा रहा है कि कट्टरपंथ की पाठशाला पर बहुत जल्द योगी ताला लगा सकते हैं। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। हमें रोजी कौन देता है? जमीन, आसमान, चांद, सूरज को किसने बनाया? टीचर के सवाल और इन बच्चों के जवाब सुनकर इस नतीजे पर मत पहुंच जाइएगा कि ये वीडियो किसी मदरसे का है। ऐसा कतई नहीं है। ये वीडियो रानी की सराय इलाके के एक पब्लिक स्कूल का है, जिसे सीबीएसई बोर्ड से मान्यता हासिल है। लेकिन स्कूल में बच्चों को रटाया क्या जा रहा है, एक बार गौर से सुनिए। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है? जमीन, आसमान, चांद, सूरज को किसने बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम? सुना आपने। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? संविधान का आर्टिकल 28 स्कूल में मजहबी किताबों और मजहबी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यहाँ उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पब्लिक स्कूल मदरसे की राह पर चल रहा है, जहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन द्वारा जहां जानकारी बताई गई कि 3 टीमें गठित की गई हैं और इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल मुंह बाकर खड़े हो गए हैं। स्कूल में इस्लामिक पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? किसके इशारे पर पब्लिक स्कूल में कट्टरता सिखाई जा रही है? स्कूल में मजहबी तालीम की साजिश वाली स्क्रिप्ट किसने लिखी है? स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम वाली ये वीडियो 23 दिसंबर की बताई जा रही है, जो अब वायरल हो रही है, जिसके बाद से ही परिजनों और हिंदू संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। ये करना क्या चाह रहे हैं? ये तो मतलब आप समझिए कि ये पूरी तरह से नई जनरेशन में एक उन्माद पैदा कर रहे हैं। भाई आप किस दिन वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कराए, किस दिन वहाँ दुर्गा अष्टमी कराए, लेकिन आप मजहबी शिक्षा दे रहे हो, आप कलमा पढ़वा रहे हो, ये तो एकदम गलत है। सारे बच्चों को तालीमी शिक्षा दी जा रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें इस्लामी मजहबी शिक्षा दी जा रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। मदरसे वाली तालीम पब्लिक स्कूल में क्यों दी जा रही है? कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। ऐसे में अब स्कूलों में ही इस्लामिक सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम? हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे और उनकी वफात कहाँ हुई थी? कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? कौन से पहाड़ पे नाजिल हुआ? जिस पब्लिक स्कूल में बच्चों को इस्लामिक ज्ञान दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये स्कूल रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटेला इलाके में है, जहां करीब 70% मुस्लिम और 30% हिंदू आबादी है। ये स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नोमान हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल में एक विषय उर्दू भी है, उसी से संबंधित चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। फिर भी संबंधित शिक्षिका को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वो विद्यालय का ही वीडियो है और वो नर्सरी कक्षा के बच्चे थे जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि वो उर्दू की कक्षा थी जिसमें वो मुस्लिम बच्चे थे जिनका वीडियो वायरल हुआ है। इस संदर्भ में जो है अब जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आगे रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद प्रशासन भी हरकत में है। जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 में संभल हिंसा। 2 दिन पहले तुर्कमान गेट के पास दिल्ली में पत्थरबाजी। कट्टरपंथी चाहते क्या है? कट्टरपंथी गैंग का सरगना कौन? वो कौन है जो पत्थरबाजों को उकसाता है, सड़कों पर पत्थर लेकर उतरने के लिए ब्रेन वॉश कर देता है? तो ये संभल हिंसा पार्ट 2 की साजिश का खुलासा हुआ
और इस बार भी संभल को सुलगाने की कोशिश मस्जिद और मजार के नाम पर की जा रही है। इसका कनेक्शन लाल टोपी वालों से निकलता दिख रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट से आप समझें। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। हमारी बात अधिकारियों से हो गई, मस्जिद जैसी थी वैसे रहेगी। हम तो यही चाहते हैं साहब, ये जैसे है इबादत गाह है तो ऐसी रहेगी। कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर दादा मियां की ये मजार, संभल में 32 बीघा जमीन पर ये मस्जिद अवैध है। इसकी पैमाइश हो चुकी है। तहसीलदार कब्रिस्तान की जमीन का दौरा कर चुके हैं। प्रशासनिक टीम ने दस्तावेज खंगाल लिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद को सुनिए, जो अपनी कौम को उकसाने के लिए क्या दावा कर रहे हैं। हमें अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उस पर ना तो कोई विधानसभा है, ना ही कोई नॉन जेड है, तो अधिकार तो इनका है ही नहीं। तो हमारा अधिकार है कि वो कब्रिस्तान में मस्जिद है या नहीं है, कब्रिस्तान है तो कागजों में कब्रिस्तान दर्ज है, उसमें तो कोई हमने जब बताया समझाया तो बात हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सवाल उठता है कि इकबाल महमूद क्या संभल पार्ट 2 चाहते हैं। इकबाल महमूद आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या दिल्ली हिंसा के 72 घंटे बाद संभल को दादा मियां के नाम पर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश है? क्या बर्ग के बाद इकबाल महमूद संभल में दोबारा हिंसा चाहते हैं? 24 नवंबर 2024 सपा सांसद जिया रहमान बर्ग के उकसावे पर संभल में जामा मस्जिद के नाम पर हिंसा हुई। 7 जनवरी 2025 दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद को गिराने की अफवाह पर पत्थरबाजी हुई। तो अब क्या इकबाल महमूद दादा मियां के नाम पर संभल में फिर हिंसा की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से इकबाल महमूद योगी प्रशासन से मस्जिद के नाम पर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह झूठ है। दादा मियां की मजार संभल के संवेदनशील चौधरी सराय इलाके में स्थित है। दादा मियां की मजार के पास में ही कब्रिस्तान की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई है। प्रशासन ने इस मजार और मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिनों की हिदायत दी है। ऐसे में अगर भाईजान खुद ये मस्जिद और मजार नहीं तोड़ेंगे तो योगी का 1500 किलो का पहलवान आ जाएगा और कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ये मस्जिद को ढहा जाएगा। सपा विधायक चाहे कितने झूठे दावे क्यों न कर ले, लेकिन तहसीलदार का रुख एकदम स्पष्ट और साफ है। यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है, तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। फिर नोटिस देंगे, फिर जैसी विधिक कार्रवाई होती है उस तरह से होगा। साफ है, या तो भाईजान मजार और मस्जिद पर खुद हथौड़ा चलाएंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो योगी का बुलडोजर इन्विटेशन लिए तैयार खड़ा है, बस ऑर्डर का इंतजार है। निर्देश मिलेगा और पीला पंजा चौधरी सराय इलाके की तरफ मुड़ेगा। कब्रिस्तान को उसका हक वापस मिल जाएगा। हालांकि इस पर भी भाईजान के बीच दो राय हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है जी, इसमें सभी लोग दफन होते हैं और मजार पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। अभी जैसे है इबादत गाह है तो ऐसी रहे। रजिस्टर्ड वक्फ कब्रिस्तान के लिए है तो उसमें मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। यहाँ तक कि उसमें रहने की जगह, अपना कोई मकान भी नहीं बना सकता, वहाँ कारोबार के लिए कोई जगह नहीं बना सकते, वहाँ मदरसा नहीं बना सकते। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान के लिए वक्फ की गई जमीन है तो उसमें सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा करना नाजायज है। इस्लाम कहता है कि मस्जिद या मजार किसी कब्जे वाली जमीन पर नहीं बनाई जानी चाहिए। इस्लाम में अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाना हराम है। इसके बावजूद इकबाल महमूद जैसे सपा नेता भाईजान को उकसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। संभल में 1.25 साल बाद फिर हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि योगी राज में दंगे नहीं होते हैं, केवल कट्टरपंथियों का इलाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
साल बदला, तारीख बदली, लेकिन सीएम धामी का बुलडोजर वाला इलाज अभी भी बरकरार है। और इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन का सबसे ताजा मामला देहरादून से सामने आया, जहां धामी के पीले पंजे ने आधी रात के वक्त अवैध मजार को तहस नहस किया, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई। फिर क्या था, जैसे ही चादर गैंग की मजार वाली साजिश से पर्दा उठा, फौरन सीएम धामी ने जुमेरात को बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दे दिया। तो जहां खाली जमीन देखते हैं, जहां सरकारी जमीन देखते हैं, वहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और कुछ इस तरह सीएम धामी के बुलडोजर ने आधी रात को सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई अवैध मजार को नेस्तो नाबूद किया। सबसे पहले पीले पंजे ने अवैध मजार के टीन शेड को तहस नहस किया। इसके बाद अवैध मजार की दीवारों को एक एक कर ध्वस्त किया। देहरादून की डिस्पेंसरी रोड पर मौजूद HNB कॉम्प्लेक्स, जिसके परिसर में कट्टरपंथी ब्रिगेड ने एक अवैध मजार बना रखी थी। मजार पर पीली चादर थी और तो और मजार की दीवारों को भी हरे रंग से पोत रखा था। तो क्या था, आधी रात को धामी के बुलडोजर ने चादर गैंग की मजार वाली साजिश को जमींदोज किया। कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। सीएम धामी ने अपने इसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए देहरादून की अवैध मजार पर विध्वंसक कार्रवाई की। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDDA ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर जांच टीम मौके पर भेजी। MDDA की जांच टीम ने कब्जे के आरोप को सही पाया। इसके बाद अवैध मजार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, लेकिन मजार प्रबंधक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा MDDA ने बीती रात मजार पर बुलडोजर चलाया। उत्तराखंड सरकार का लगातार अवैध तरीके से बनी मजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। इस कॉम्प्लेक्स के परिसर में एक यहाँ पर अवैध तरीके से मजार बनी थी। आप इसको देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की टीम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। गौर करने वाली बात यह कि इस बुलडोजर एक्शन से 48 घंटे पहले सीएम धामी ने हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनाई गई दरगाह को तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि अवैध दरगाह 1000 स्क्वायर फीट वाले इलाके में थी। लिहाजा प्रशासन ने इसकी दीवारों को बुलडोजर और हथौड़े की मदद से ध्वस्त किया। जांच में सामने आया कि अवैध दरगाह गंगा नदी के किनारे बनी थी और ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग और गंगा घाट की थी, जिस पर कट्टरपंथियों ने अपना कब्जा किया। इस पर दरगाह बनाई। बस फिर क्या, कट्टरपंथियों की दरगाह और मजार वाली साजिश को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया गया। मुझे लगता है हमें उनका सदैव सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वो इस तरफ चल रहे हैं, इस प्रदेश की जो वास्तविक छवि है उसको फ्रंट फुट पर लाएंगे। ये सीएम धामी का बुलडोजर मुहिम, जिसके चलते अब तक 550 से ज्यादा अवैध मजारों का वजूद खत्म हो चुका है, तो वहीं 10,000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर यूपी में लव जिहाद की कोशिश की तो क्या हाल होगा, ये योगी कई बार बता चुके हैं, योगी फोर्स कई बार दिखा चुके हैं। अब ऐसे ही इलाज की बारी है लखनऊ के लव जिहादी डॉक्टर की, जो 18 दिनों से पुलिस से छिपता फिर रहा है, लेकिन अब वो योगी फोर्स के हद पे चढ़ चुका है। लखनऊ का एक डॉक्टर एक तरफ लव जिहादी तो था ही था, साथ ही उसे लेकर बड़ा खुलासा ये भी कि उसे काले कारनामों में कई कट्टरपंथी भी शामिल थे। जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काट रहा है। सहारनपुर, देवबंद, बिजनौर, बरेली, लखनऊ, ये वो इलाके हैं
जहां पर केजीएमयू के लव जिहादी डॉक्टर का नेटवर्क फैला था। न सिर्फ वो लखनऊ में लव जिहाद का खेल खेल रहा था, बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी अपने नफरती प्लान को अंजाम देने में जुटा था। डॉक्टर रमीज का इस नफरती प्लान में लव जिहाद था, धर्मांतरण था और साथ साथ कट्टरता फैलाना भी शामिल था। यानी लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी का ये डॉक्टर लव जिहादी होने के साथ साथ कट्टरपंथी डॉक्टर भी था। और उसके कट्टरपंथ वाले खेल में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके पिता और एक मौलाना भी शामिल थे। वही पिता जो कि योगी फोर्स के हत्थे चढ़ चुका है। रमीज के कट्टरपंथी खेल को लेकर हुए खुलासे के मुताबिक रमीज, उसके पिता सलीमुद्दीन और काजी जाहिद हसन मिलकर कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे, दीनी तालीम के लिए सभाएं करते थे, बंद कमरे में लोगों को जुटाया करते थे। इसके लिए वो कई जगहों पर गए, जिसमें पश्चिमी यूपी के कई इलाके शामिल हैं। ये लोग किस तरीके से नए लोगों का धर्मांतरण करवाए, उसको लेकर ये लोग कई बार यहाँ पर सभाएं भी करते थे। इनके घर में डॉक्टर रमीज और उनके पिता दोनों लोग मिलकर इस तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर और उनका ब्रेन वॉश करके ये पूरी जो तालीम है वो यहाँ पर दी जाती थी। डॉक्टर रमीज के काले कारनामों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे उसके इलाज की भी तैयारी पूरी की जा रही है। जो रमीज पुलिस से छिपता फिर रहा था, उसे आखिरकार आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं एक्शन मोड में केजीएमयू भी आया है, जहां उसके खिलाफ जांच पूरी की गई है और जांच में सामने आया है कि रमीज ने पीड़िता से झूठ बोलकर दोस्ती की, उससे अपनी शादी की बात छिपाई और जब महिला को पता चला तो रमीज ने उसे ब्लैकमेल भी किया। बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब सितंबर में उसको पता चला, उसके बाद भी वो परसू करता रहा उसके रिलेशनशिप में। यहीं पे तो इनको गिल्टी पाया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि इस झूठ में उसके साथ उसके पिता भी शामिल थे। रमीज ने डिनाई करा है कि मैं शादीशुदा, गलत बोला, उसे झूठ बोला है। और उसके फादर ने भी कहा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज माई सन इज नॉट मैरिड। अब जबकि रमीज के झूठ की पोल खुल गई है, तो उसे केजीएमयू से निकाल दिया गया है और अब बारी योगी के हंटर की चलने की है, क्योंकि योगी राज में न लव जिहाद बर्दाश्त है, न अवैध धर्मांतरण और न ही कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। केजीएमयू के इस डॉक्टर ने तो एक साथ ये सब करने की हिमाकत की है, इसलिए इस कट्टरपंथी डॉक्टर के इलाज का वक्त आ गया है। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू की एक हिंदू प्रोफेसर ने एएमयू की जिन्ना गैंग को एक्सपोज करते हुए संगीन आरोप लगाया। आरोप ये कि 27 सालों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, खास प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम किया जा रहा था, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। सवाल उठता है कि अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या नहीं पढ़ा सकता? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू प्रोफेसर का होना गुनाह है? चेयरपर्सन प्रोफेसर नफीस अंसारी साहब और डीन प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे बदनाम किया, इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन कुछ लोग हैं नफीस अंसारी साहब जैसे जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, कह रहे हैं अरे बीएचयू चले जाओ। क्या किसी हिंदू प्रोफेसर का मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहना गुनाह है? क्या किसी हिंदू प्रोफेसर का मुस्लिम छात्रों को पढ़ाना इस्लाम के खिलाफ है? आखिर क्यों एएमयू की हिंदू प्रोफेसर को परेशान किया जा रहा है? आखिर क्यों महिला प्रोफेसर का बीते 27 सालों से मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है? अब उनकी वर्बल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूर होकर मैंने वाइस चांसलर को शिकायत की। रचना कौशल, जो कि एएमयू की लेडी प्रोफेसर हैं, बीते 27 सालों से एएमयू के राजनीतिक विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। लेकिन आज की तारीख में रचना कौशल का एएमयू में जीना मुहाल हो चुका है और उसकी वजह है रचना कौशल का हिंदू होना। एएमयू की प्रोफेसर रचना कौशल का आरोप है कि हिंदू होने के चलते इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तो और रचना कौशल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ने की धमकी तक दी जा रही है, वो भी एएमयू के कट्टरपंथी प्रोफेसर्स के जरिए। ये हिंदू टीचर्स जानबूझकर मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाते। सर, अगर कोई मुस्लिम बच्चा ये कह दे, मेरी क्लास में तो कभी कभी 100% मुसलमान बच्चे होते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैं नहीं पढ़ाती होती तो मेरे खिलाफ तो आज तक एक्शन हो चुका होता। मैं अगर नहीं पढ़ाती होती, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस यूनिवर्सिटी को। उसके बाद ये उस ऑडियो में कह रहे हैं अरे बीएचयू चले जाओ।
रचना कौशल का आरोप है कि बीते 2.5 दशक से वो सब कुछ बर्दाश्त करके एएमयू में काम कर रही हैं, लेकिन एएमयू के कट्टरपंथी प्रोफेसर न सिर्फ इनकी आलोचना करते हैं बल्कि इनके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें शामिल है एएमयू के राजनीतिक विज्ञान विभाग के चेयरपर्सन प्रोफेसर नफीस अंसारी और डीन प्रोफेसर इकराम हुसैन। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, मैं अब फाइनली कोर्ट जाऊं, मैं एफआईआर करूं, हैरेसमेंट की एफआईआर करूं। जब यूनिवर्सिटी के लेवल पे सुनवाई नहीं है तो मैं हायर प्लेटफॉर्म्स पे जाऊं। कोर्ट लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। मैं भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम वाइस चांसलर से, क्यों नहीं सुन रही वो मेरी शिकायत। लिहाजा 27 सालों से मानसिक उत्पीड़न झेलने के बाद अब एएमयू की हिंदू प्रोफेसर रचना कौशल न सिर्फ कैमरे के सामने आई हैं, बल्कि खुलकर कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की तैयारी भी कर चुकी हैं, ताकि फिर कोई कट्टरपंथी किसी हिंदू टीचर या प्रोफेसर के साथ ऐसा व्यवहार करने की सोच भी न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में महिला की सुरक्षा सबसे अहम है और सबसे ऊपर भी है, लेकिन इस बार इसी सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं मेरठ में, जहां एक बेटी के अपहरण पर हंगामा है। मामला इतना बढ़ गया कि अब ये ठाकुर वर्सेस दलित पर आ चुका है। क्योंकि हुआ ये, और ये विवाद क्यों हुआ, क्यों बेटी की लड़ाई ने ये रूप ले लिया, इस रिपोर्ट में जरा समझिए। जल्दी जल्दी मेरी बहन मिल बस किसी भी हाल में मिलने चाहिए, सही सलामत। हमें इंसाफ चाहिए जी, बस हमारी बहन जरूर चाहिए हमारा हाल। मेरठ के इस परिवार के दर्द और आंसुओं को समझिए। ये वो भाई है जिसकी बहन को दिन दिहाड़े किडनैप कर लिया गया। मां बचाने आई तो उसे मार दिया गया। मां के जाने का गम जान लिए जा रहा है तो बहन की सुरक्षा की चिंता चैन से बैठने भी नहीं दे रही। हमें इंसाफ चाहिए जी, बस हमारी बहन जरूर चाहिए हमारे हाल में। मामला मेरठ के कपसाड़ गांव का है, जहां इस परिवार के दर्द को देखकर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जंग राजपूत वर्सेस दलित की हो गई है। नहीं चलेगा। पूरी घटना का आरोप एक दूसरी जाति के लड़के पर है। आरोप है कि उसने एक दलित बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। मां अपनी बेटी को बचाने आई तो उसकी हत्या कर दी और मां की हत्या के बाद बेटी को उठाकर ले गया। घटना 8 जनवरी की है, जब आरोप लगाया गया कि बेटी अपनी मां के साथ जा रही थी। उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। वे खाना लेकर जा रही थी, वे रास्ते में मिले, उन्होंने रास्ते में लड़की को छेड़खानी करा, तो फिर इसकी मम्मी उसे कुछ तो करती, तो उन्होंने लड़की इसको मार गिराया, काट दिया फरसे से, और लड़की को उठाकर ले गए, अभी तक मिली भी नहीं। बस इसी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मां का पोस्टमार्टम कराने के लिए जब एम्बुलेंस पहुंची तो उसे रोककर तोड़फोड़ की गई। अब बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। चली गई घरवाली तो वो तो बाड़ी नहीं, पर ये लड़की तो मिल जा, हमें यो प्रयास है। हाँ जी, बोल रहे कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, बस हमारी बहन जरूर चाहिए हमारे हाल में। मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि इलाके में 10 थानों की पुलिस, आरएएफ और पीएसी तैनात की गई है। परिवार धरने पर बैठा है। परिवार की मदद के लिए कई पार्टियों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ परिवार इंसाफ मांग रहा है और जल्द ही अपनी बेटी को ढूंढ निकालने की गुजारिश कर रहा है, तो वहीं पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने आरोपी पारस राजपूत की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जो कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं। साथ ही आरोपी पर हत्या और किडनैपिंग का केस भी दर्ज किया गया है। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज्यादा विशेष ध्यान है अभी को। बेटी का परिवार सारा आरोप राजपूत लड़के पर डाल रहा है, तो वहीं आरोपी के पड़ोसियों ने इसके लिए लड़की को दोषी बता डाला। अभी 5-6 दिन पहले लड़की की शादी तय हुई थी, तो उस लड़की ने खुद कहा था कि मैं शादी नहीं करने की, मैं तो शादी करूंगी, तेरे से करूंगी। तो कल सुबह के टाइम जब ये जंगल जा रहे थे छोड़ने के लिए, तो रास्ते में ही उसने लड़की ने जो अपनी किसी सहेली के थ्रू फोन करवा के उस लड़के को बुला लिया वहीं। तो उसने लड़की की माँ ने उसे रोका, लड़के को भी लड़की को भी, कि भाई ऐसा मत करो। तो उसने लड़की ने गुस्से में आकर खुद पलकटी अपनी माँ के मारी।
आरोपी और दलित परिवार एक ही गांव के हैं। मामले के बाद आरोपी के दादा दादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि लड़के के माता पिता और भाई फरार हैं। इस वारदात पर सियासत भी शुरू हो गई है। मामले में एसपी, बीएसपी, आरजेडी और सांसद चंद्रशेखर भी कूद चुके हैं और मांग बेटी को इंसाफ दिलाने की हो रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है, क्योंकि योगी कह ही चुके हैं कि बेटी की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। और अब योगी के इसी प्रण को देखते हुए योगी फोर्स एक्शन में नजर आ रही है और अगर आरोप सही निकले तो बेटे की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले का पक्का हिसाब किया जाएगा। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मेरठ। दिल्ली हिंसा किसने कराई? कौन मास्टरमाइंड? अफवाह कैसे फैली? पत्थरबाजों का एक्सपोर्टर कौन था? हिंसा में तुर्कमान गेट इलाके के ही लोग थे या बाहरी भी थे? इन सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस जुटाने में लगी है। इसी बीच आज गिरफ्तारी हुई। ये दिल्ली हिंसा मामले में 12वीं गिरफ्तारी है और पहले की 11 गिरफ्तारियों से एकदम अलग है। इसने तफ्तीश के एंगल को पूरी तरह बदल दिया। ऐसा क्या मिला है पुलिस को इस 12वीं गिरफ्तारी के बाद, दिखाते हैं। तारीख 7 जनवरी, समय रात करीब 1 बजे, जगह तुर्कमान गेट, दिल्ली। देश की राजधानी में पत्थरबाजों की फौज अचानक सड़कों पर उतर आई। नकाबपोशों के हाथों में पत्थर थे। रात के अंधेरे में दंगाई पत्थर लिए दौड़ रहे थे, पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास हुई हिंसा पर पूरा देश अब तक हैरान है। देश की राजधानी में पुलिस वालों पर ऐसे हमले का दुस्साहस कैसे हुआ? वो पत्थरबाज किनके इशारे पर काम कर रहे थे? पत्थरबाज तुर्कमान गेट के ही रहने वाले थे या फिर कहीं बाहर से आए थे? खबर है कि तुर्कमान गेट के पास हिंसा की साजिश बाहरियों ने रची। हिंसा की जब जांच की जा रही तो पता चल रहा है कि अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया गया था हिंसा करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए। प्रहार करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि बाहर से बुलाए गए थे। पुलिस इस बिंदु पर खास फोकस देकर जांच कर रही है कि क्या बाहरी जिलों के लोग ही पूरी हिंसा को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जो किरदार अब तक इस मामले में निकलकर सामने आए हैं वो तो इसी ओर इशारा करते हैं। पहला नाम है अली। इसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए जिसमें मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने की बात कही गई थी। दूसरा नाम है सलमान। ये एक यूट्यूबर है जिसने माहौल बिगाड़ने का काम किया। इसी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा होने की अपील की। तीसरा है खालिद मलिक। इसने मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की। चौथा नाम है सरफराज मियाँ। इस पर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर करके माहौल बिगाड़ने का आरोप है। पांचवा नाम एमन रिजवी का है। इस महिला ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जिससे भीड़ को उकसाने में मदद मिली। छठा नाम मोहम्मद इमरान का है जो तुर्कमान गेट के पास हिंसा वाली रात मौजूद था। मोहम्मद इमरान के पकड़े जाने के बाद से ही पुलिस तुर्कमान गेट हिंसा मामले में बाहरियों की साजिश के एंगल को जोड़कर देख रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस पत्थरबाज का नाम ही मोहम्मद इमरान है। इमरान तुर्कमान गेट हिंसा में गिरफ्तार 12वां आरोपी है। खुलासा हुआ है मोहम्मद इमरान सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला है। सुल्तानपुरी और तुर्कमान गेट के बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर दूर से तुर्कमान गेट तक पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली हिंसा प्लान तो नहीं थी। कई किलोमीटर दूर से तुर्कमान गेट इलाके को सुलगाने का प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था। इलाके के लोगों का भी यही दावा है कि पत्थरबाज बाहर से आए थे। कौन थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? सर पता नहीं, इतना आदमी कहाँ से आया, समझ से बाहर है। बाहर से थे या यहीं के थे? कुछ यहाँ के भी थे, कुछ बाहर के भी आए हुए। बाहर के आए थे 101% हो गया। यहाँ पे तो लोग बाग जो है सो जाते हैं जल्दी। 101% बाहर के आए हुए लोग थे। पत्थरबाजों को पत्थर एक्सपोर्ट किए गए थे। हालांकि मोहम्मद इमरान के अलावा अब तक जितने भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो सब तुर्कमान गेट इलाके के ही रहने वाले लोकल लोग हैं। इमरान पहला आरोपी है जो तुर्कमान गेट का रहने वाला नहीं है। जिन 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से 2 से 3 ऐसे आरोपी हैं जो दिल्ली के दूसरे जिले से आए, जिनका यहाँ पर कोई काम नहीं था। यानी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाहरी लोगों ने टूल किट तैयार किया और प्रशासन के सामने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला करने की साजिश रची। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि पत्थरबाजी के लिए और कितने बाहरी लोग मौके पर पहुंचे थे और मोहम्मद इमरान किसके कहने पर आधी रात तुर्कमान गेट पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद एक एक कर माफियाओं की छुट्टी हुई। तो इस इलाकों के पीछे किसी की अवैध संपत्तियां कुर्क हो गई,
किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और जो छुटपुट बचे हैं जिनकी जानकारी योगी प्रशासन तक धीरे धीरे पहुंच रही है, योगी उन कब्जाधारियों से जमीनें लगातार छुड़वा रहे हैं। बलरामपुर में एक महिला की जमीन पर लाल टोपी वाले भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, जिसमें कब्जा छुड़ाने के लिए योगी प्रशासन का पीला पंजा बस रास्ते में ही समझो। हमारी जमीन पे जो है अवैध कब्जा विधायक द्वारा किया गया। सपा सरकार थी, कोई तहसीलदार वगैरह कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं, मतलब हिम्मत नहीं कर रहा था। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। लाल टोपी वाले को योगी सबक सिखाएंगे। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी के रडार पर आ गया है लाल टोपी वाला भूमाफिया। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। ये जमीन इस महिला की जिंदगी भर की पूंजी है, जिसे लौटाने के लिए आज वो योगी सरकार का दामन थाम रही है। इस महिला का नाम है संघमित्रा गौतम। आरोप है कि बलरामपुर के धुशाह गांव में इनकी जमीन पर गैंसड़ी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश यादव ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उसके प्लॉट पर मिट्टी पटवाकर बाउंड्री वॉल तक खड़ी कर दी गई है। यह वही जमीन है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी दिखाना चाहूँगा, दिखाएं कि वही जमीन है जिसको लेकर संघमित्रा यहीं की निवासी हैं। इन्होंने विधानसभा गैसड़ी के विधायक राकेश यादव पर आरोप लगाया है डीएम को एक प्रार्थना पत्र देकर, जिसमें उसमें कहा है कि उनकी जमीन है जिसको उन्होंने कब्जा कर रखा है। पीड़िता के मुताबिक उसने पूरी कागजी कार्रवाई के बाद इस प्लॉट को खरीदा था। यहाँ वो घर बनाने की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि तभी सपा विधायक राकेश यादव ने दबंगई दिखाकर उसके प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसने जब जबरन कब्जे का विरोध किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सपा विधायक पर पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसे और उसके परिवार को सपा विधायक से खतरा लगातार बना हुआ है। हमारी ज़मीन पे जो है ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और इस समय उन्होंने बाउंड्री वॉल भी कर रखा है। हम बस डीएम साहब से ये अपील करते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस कराई जाए और हमारी परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो अब लाल टोपी वाले दबंगों की दबंगई योगी का पहलवान निकालेगा। इस अवैध बाउंड्री वॉल को पीले पंजे से गिरा देगा। अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। योगी के प्रदेश में न गुंडई चलती है न दबंगई, और कब्जे का तो सवाल ही नहीं उठता। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया का अंत प्रदेश से हो चुका है और इन लाल टोपी वाले भूमाफिया को भी योगी का बुलडोजर कभी भी रौंद सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खलीफा के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का आगाज हो चुका है। नतीजा ये कि ईरान के 100 शहर एक साथ सुलग रहे हैं। हजारों की तादाद में कट्टरपंथी सड़कों पर हैं और जानते हैं, ईरान की सड़कों पर एक तरफ खलीफा फोर्स है तो वहीं दूसरी तरफ एंटी मुल्ला फोर्स, जिसका मकसद है ईरान को कट्टरपंथियों से आजाद कराना। तो क्या आज खलीफा का आखिरी जुमा है? देखिए, जिसकी चाहत मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की थी, लेकिन अब उसी खलीफा के खिलाफ सबसे बड़ी जंग उसके ही मुल्क में छिड़ चुकी है। खलीफा की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, ईरान को खलीफा और उसके मुल्लाओं से आजाद कराना। राजधानी तेहरान समेत ईरान के 100 शहर एक साथ सुलग रहे हैं। कहीं प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं, तो कहीं सैन्य इमारतों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं सड़कों पर मौजूद दर्जनों गाड़ियों और बसों को सरेआम फूंका जा रहा है। इस वक्त ईरान की सड़कों पर जो एंटी मुल्ला ब्रिगेड उतरी हुई है, वो सिर्फ खलीफा के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ईरान की सेना के खिलाफ भी हिंसक हो रखी है, जिसका सबूत है तेहरान से सामने आई ये तस्वीर, जहां ईरान के पूर्व सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के स्टेचू को ही उखाड़ फेंका गया। दरअसल ईरान में बीते 2 हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ती महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर आवाम में आक्रोश फैला हुआ है, जिसके बाद ईरान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। बता दें कि राजधानी तेहरान समेत 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में 46 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान में इंटरनेट सेवा और एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ ईरान में खलीफा फोर्स है तो दूसरी तरफ एंटी मुल्ला फोर्स है, जो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। और इस सारे बवाल के पीछे का मकसद एक है, हर हाल में ईरान से खलीफा का तख्ता पलट करना।
ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि आज रात भी ईरान के अलग अलग शहरों में इसी तरह हिंसक प्रदर्शन अगर जारी रहा तो फिर ये खलीफा का आखिरी जुमा हो सकता है, क्योंकि ईरान में फैले आक्रोश में अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। ऐसे में अगर ईरान की एंटी मुल्ला ब्रिगेड के समर्थन में ट्रंप और नेतन्याहू उतर गए तो यकीन मानिए ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट तय है, खलीफा का गेम ओवर होना तय है और ईरान से कट्टरपंथी मुल्लों का सफाया भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। चलिए, बात बात पर बड़ी बड़ी फेंकने वाला, गीदड़ भभकियां देने वाला, कश्मीर को जगुआर वेन बताने वाला मुनीर म्यूट हो गया। ये हाल हो गए कि उसे अपनी आवाज दबानी पड़ रही और देश का हाल ऐसा कर दिया कि उसने पाकिस्तान का जनाजा मानो निकाल दिया। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में उसका उत्तर देखिए। पाकिस्तान का पिटा हुआ सेना चीफ आसिम मुनीर एक तरफ बॉर्डर पर जा रहा है, प्रोपोगेंडा वीडियो बनवा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी आवाम जनाजे निकाल रही है, रो रही है, सेना के जवान मर रहे हैं और देश कंगाल हो रहा है। अपने खेत में बैठकर रोने वाले और अपनी फसल का जनाजा दिखाकर प्रदर्शन करने वाले ये वो किसान हैं जो कि मुनीर की मनमर्जियों के सबसे बड़े शिकार हैं। ये वो किसान हैं जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से अपनी फसल नहीं बेच पा रहे। लेकिन मुनीर को इससे क्या, वो तो खुद को ताकतवर दिखाने का ड्रामा करने के लिए लाहौर के बॉर्डर पर पहुंच गया, वहां जाकर वीडियो रिलीज करवा दी, लेकिन वो भी म्यूट मोड पर। यानी डरपोक मुनीर अपनी आवाज और वीडियो का साउंड तक रिलीज करने में डर रहा था। पूरे वीडियो में ऑडियो आया भी तो सिर्फ नारेबाजी का। मुनीर सोच रहा होगा कि ये तस्वीरें देख उसकी आवाम चमचागिरी करने लगेगी, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि पाकिस्तान में अब उसके चमचे भी विरोध करने लगे हैं। पाकिस्तान के लिए हर तरफ से मुसीबत कैसे आई है वो इसी बात से समझिए कि इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बॉर्डर बंद होने से किसान मर रहे हैं, अफगानी लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना को पीट रहे हैं, और तो और शिक्षा का तो इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के 63% युवा कभी स्कूल गए ही नहीं, जबकि 23% युवा भी औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। 15 से 29 साल की 3/4 महिलाओं ने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। लेकिन तब भी पाकिस्तान के सो कॉल्ड हुक्मरान देश पर ध्यान देने की जगह बड़बोली बकवास करने में लगे। ट्रंप की चमचागिरी में दिन रात बिताते हैं। इतना ध्यान अगर अपने देश पर देते तो आज मुल्क भिखारिस्तान ना होता, जो कि दूसरों के कर्जों पर जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।